नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इसमें स्पेशली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अर्थात जो भारत के समुद्र तटीय मैदान हैं उनमें से आज हम पश्चिम का जो तटीय मैदान है उसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले कुछ समय से ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ये मेन हेडिंग थी, और इसके अंतर्गत हमने पहले माउंटेन्स को देखा, हिमालय के जो पहाड़ है उत्तर के, उसके बाद हमने मैदानी भाग को देखा 2-3 वीडियो में, फिर हमने जो हमारे पूर्व की तरफ जो डेजर्ट है अर्थात थार का मरुस्थल उसको पढ़ा, उसके बाद हमने पेनिनसुलर इंडिया को बहुत डिटेल से 4-5 लेक्चर में पढ़ा। आज उसी क्रम में आज हम जो हमारे समुद्र तटीय मैदान हैं उनको शुरू कर रहे हैं, और उस लेक्चर को भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो उनमें से आज हमारा पहला लेक्चर है कोस्टल प्लेन्स का, वो है पश्चिम के समुद्र तटीय मैदान। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस चैनल पे जो है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, इसके अलग अलग सेक्शंस के वीडियोस प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रतिदिन 4 से 6 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो अगर आप अपनी जो है परीक्षा की तैयारी में सीरियस हैं और ये चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाए, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने तैयारी भी नई शुरू की है, तब तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पश्चिम के समुद्र तटीय मैदान। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये समुद्र तटीय मैदान जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये है कौन सी जगह। तो जो ये पिंक कलर में आपको ये दिख रहा है गुलाबी रंग से, ये हमारे समुद्र तटीय मैदान है। मैं इसमें जो है ये लाइन भी खींच रहा हूं। ये हमारे समुद्र तटीय मैदान है, और इनमें से जो अब हम इस समय पढ़ाने जा रहे हैं वो इस पोर्शन को पढ़ाने जा रहे हैं जिसको मैं लाल रंग से रंग रहा हूं। ये जो है हमारे हैं, ये हमारे पश्चिमी तटीय मैदान हैं और ये हमारे पूर्वी तटीय मैदान है। तो आज के वीडियो में हम केवल इधर के जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं, जिस तरफ हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, हम इसी को डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आप समझ चुके होंगे कि जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं तो ये कौन सा एरिया है। ये जो हमारा पश्चिम का समुद्र तट है, एक तरफ पश्चिम का समुद्र तट है अर्थात अरेबियन सागर, अरब सागर है, और दूसरी तरफ हमारे जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो पश्चिमी घाट है। हमने आपको पिछले लेक्चर में पश्चिमी घाट के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो ये पश्चिमी घाट की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, एक तरफ पूरब में ये पड़ती है और जो पश्चिम की तरफ है वो हमारा अरब सागर पड़ता है। उसके बीच में ये थोड़ा सा मैदानी इलाका है, पतला सा, उसी की बात हम करते हैं जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है अर्थात पश्चिम के समुद्र तटीय मैदान, ये क्या है? ये एक सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का उदाहरण है। सबमर्ज्ड का मतलब डूबे हुए समुद्र तटीय मैदान का उदाहरण है, क्योंकि काफी हिस्सा इनका अरब सागर में डूब चुका है। और ये एक जो है एलुवियल सॉइल अर्थात जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है उसकी एक बहुत पतली सी पट्टी है। इसी को हम जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और ये किसके बीच में है? तो ये समुद्र तट जो है, अरब सागर की तरफ जो समुद्र तट है और जो पश्चिमी घाट है, उनके बीच में एक नैरो सकरी सी एलुवियल सॉइल की पट्टी है। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो कि नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी होती है। अब ये
कैसे मान लिया जाए कि भाई ये सबमर्ज तट है, ये कैसे मान ले कि ये डूब चुके हैं, किसी समय में भविष्य में यहाँ ज्यादा जगह थी। तो आप ये समझिए कि गुजरात में द्वारका नाम का पूरा शहर समुद्र के नीचे खोजा जा चुका है, और वहां पर जो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने जाकर देखा कि पूरा का पूरा शहर जो है अब पानी के अंदर है। तो इससे पता चलता है कि केवल एक शहर ही केवल नहीं डूबा होगा, संभवतः उस कोस्ट पे कई शहर इसी प्रकार डूबे होंगे और समुद्र के नीचे वो जलमग्न हो गए होंगे। और किसी समय ये जितने भी शहर थे, द्वारका सहित अन्य शहर, ये सभी समुद्र तट में ऊपर रहे होंगे और मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा रहे होंगे। इससे ये पता लगता है कि काफी ज्यादा मात्रा में जो हमारे देश का जो लैंड है वो किसी समय समुद्र के नीचे डूब गई। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले हुआ होगा, लेकिन वो सबमर्ज तट मतलब अर्थात डूबे हुए तट अवश्य है। और ये जो डूबने के कारण जो ये हमारे समुद्र तट डूब गए हैं, इसके कारण हमको कुछ तो हमारा नुकसान हुआ, हमारी काफी शहर जो है, जो काफी जमीन जो है वो समुद्र में चली गई, लेकिन हमें उससे कुछ लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि इसके कारण जो हमारे जो पश्चिमी जो ये मैदान है, जो पश्चिमी हमारा किनारा है समुद्र का, यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति डेवलप हुई कि वहां पर प्राकृतिक रूप से बंदरगाह जो है वो तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए, इसको आइए डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा समुद्र तट है, किसी समय पर मान लीजिए यहां तक ये सी लेवल था, ये हमारा सी लेवल था। अब क्या है कि जो हमारा जो व्यापारिक जहाज है वो अधिकतम इस जगह तक ही आ पाते थे, क्योंकि यहां से जो समुद्र है वो छिछड़ा हो जाता है और आगे ये जहाज हमारे नहीं जा पाते। लेकिन कुछ समय बाद जब समुद्र का स्तर ऊपर उठा और समुद्र यहां तक पहुंच गया, तो ये जो पोर्शन था, जो छिछला समुद्र था, अब हमारे जहाज यहां तक ना आकर के यहां तक पहुंच जाते हैं। तो जो हमारे समुद्र के जो जहाज हैं, जो व्यापारिक जहाज हैं, अब वो जो है काफी अंदर तक जो है समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं। और इसका लाभ ये मिलता है कि जो सामान को चढ़ाना और उतारना है वो काफी आसान हो जाता है और उसमें श्रम कम लगता है, धन कम लगता है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि जहां से ये छिछड़ा पहले हो रहा था, अब उसके काफी अंदर तक हमारे जो समुद्री जहाज हैं वो चले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस जो जमीन थी हमारी वो डूबने के कारण वहां पर नेचुरल जो है प्राकृतिक रूप से पत्तन और बंदरगाहों का विकास हो गया, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा। और ये जो हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं वेस्ट साइड पे, अर्थात जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये गुजरात में सूरत से शुरू होते हैं और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जो है ये एक्सटेंडेड है। अर्थात इनकी लंबाई सूरत में, गुजरात में सूरत से शुरू होती है और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाती है। बीच में अर्थात जो ये पोर्शन हमारा गोवा और कर्नाटक, ये पोर्शन जो पड़ता है ये काफी नैरो है, अर्थात काफी सकरा है। जबकि जो गुजरात वाला पोर्शन है और तमिलनाडु वाला पोर्शन है, ये पोर्शन काफी चौड़ा है, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। आइए एक बार इसको फिर से चित्र में देखते हैं। आप ये देखिए कि यहां पर देखिए ये पोर्शन कितना चौड़ा है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब हम यही चीज यहां से लेकर के और यहां तक देखते हैं तो ये एक पतली पट्टी के रूप में दिखाई देता है, उसके बाद फिर ये चौड़ा हो जाता है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये उसके बाद फिर से चौड़ा हो गया। तो नॉर्थ में ज्यादा चौड़ा है, उससे कम चौड़ा साउथ में है और सबसे कम जो चौड़ा है ये मिडिल अर्थात बीच के पोर्शन में है। यहां से जो नदियां निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा ना बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि चूंकि बहुत छोटी सी दूरी, जहां पर सकरी जमीन है वहां तो 40-50 किलोमीटर की ही दूरी है, और जहां पे चौड़ी जगह है वहां पर अधिकतम 100-150 किलोमीटर तक ही चौड़ा जो मैदान है वो मिलता है। तो अगर कोई नदी पश्चिमी घाट से या गुजरात में मध्य भाग से आ भी रही है तो वो बहुत बड़ी दूरी तय नहीं करती है।
समुद्र में मिलने से पहले। अगर कोई नदी पश्चिमी घाट से निकली और वो गोवा में जैसे मांडवी नदी या कोई और जो बंबई में मीठी नदी, ये सभी नदियां जब 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी तय करके समुद्र में गिर जाती हैं तो उन्हें अपने साथ गाद और मिट्टी लाने का और ट्रांसपोर्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर कुछ मौका मिला भी और कुछ अपने साथ वो गाद लाई भी तो जो नदी का फोर्स है, मैंने आपको पश्चिमी घाट वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो पश्चिमी घाट है वो अपने जो अरेबियन सी की तरफ बिल्कुल खड़ी दीवार की तरह है, अर्थात उनका स्लोप बहुत स्टीप है, तो नदियां बहुत तेजी से चलती हैं और अब उनको इतना मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपनी गाद को कहीं पे छोड़ पाए। आप ये जानिए कि जो बंगाल की तरफ जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, उसका स्लोप इतना धीमे हो जाता है कि वो जो उसके साथ बालू और एलुवियल सॉइल और जो मिट्टी चल रही होती है वो धीरे धीरे वहीं सेटल हो जाती है। और अगर पानी का फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो मिट्टी को सेटल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा मिट्टी भी नहीं है और जितनी है वो भी पानी के बहाव के साथ अरब सागर में मिल जाती है। तो इसलिए जो पश्चिमी घाट की तरफ जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पश्चिमी घाट की नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती, जबकि पूर्वी घाट पे जो जो नदियां मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, वो अधिकांश नदियां अपने साथ उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी घाट पे जो बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती। जो ये वेस्टर्न प्लेन है अर्थात जो पश्चिम तटीय मैदान है, ये काफी कटे फटे हुए हैं। कटे फटे कहे हुए हैं, अभी हम आपको बताते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट अर्थात पत्तन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये कोई तट है, ये कोई तट है और इस प्रकार है, तो जो व्यापारिक जहाज हैं उनको काफी जगह, ज्यादा जगह मिल जाती है अपने को स्थापित करने के लिए। सरफेस एरिया जो कोस्टल लाइन है वो काफी बड़ी हो जाती है। और अब अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन होते, कटे फटे ना होते, तो उतनी संख्या में जो व्यापारिक जहाज हैं वो खड़े ना हो पाते। तो ये एक नेचुरल लाभ है कटे फटे होने का कि यहाँ पर काफी व्यापारिक जहाजों को काफी ज्यादा कोस्टल लाइन मिल जाती है। इसके अलावा कटे फटे होने से जो मत्स्य है अर्थात जो फिशिंग है, फिशिंग हार्बर भी बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, क्योंकि जो मछलियां होती हैं वो इन कटे फटे क्षेत्रों में बहुतायत से मिलती हैं। और इस तरफ के जो पश्चिम की तरफ कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण और प्राकृतिक बंदरगाह डेवलप हुए। पहले उसमें मुंबई है, फिर मार्म गोवा है। मार्म गोवा और कुछ नहीं है, गोवा का जो पोर्ट है उसका नाम मार्म गोवा है। इसके अलावा मंगलौर, कोच्चि, ये सभी जो है हमारे बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं। अब बढ़ने के दृष्टिकोण से जो ये हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है अर्थात जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, इनको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला उसमें से है गुजरात प्लेन्स। आप समझ सकते हैं कि नाम के आगे गुजरात लगा है तो ये मैदान गुजरात जो राज्य है वहां पर होंगे। दूसरा है कोंकण प्लेन्स। ये जो कोंकण का इलाका है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, कोंकण का क्षेत्र। तो ये जो तटीय मैदान है ये कोंकण में है। फिर कन्नड़ प्लेन्स, कन्नड़ का मतलब होता है कर्नाटक, तो ये कर्नाटक के प्लेन्स हैं। उसके बाद ये मालाबार प्लेन्स हैं। मालाबार प्लेन्स ये केरल में पड़ते हैं। तो जितने भी राज्य हैं सबके नाम पर अलग अलग मैदानों के नाम रख दिए गए हैं। गुजरात, कोंकण अर्थात महाराष्ट्र, कन्नड़ अर्थात कर्नाटक, मालाबार अर्थात केरल। आइए इन चारों को मैप में देखते हैं। ये जो सौराष्ट्र से शुरू हुआ है और आगे ये देखिए यहां जहां तक ये गुजरात है, यहां तक गुजरात है, ये गुजरात के समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं। उसके बाद गोवा के अंत तक, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट है। कोंकण का जो समुद्र तटीय मैदान है उसमें महाराष्ट्र और गोवा दोनों शामिल हैं। उसके बाद यहां पर मंगलौर तक ये कन्नड़ प्लेन्स हैं अर्थात कर्नाटक के समुद्र तटीय मैदान है। उसके बाद पूरी लंबाई नीचे साउथ की टिप तक
ये मालाबार प्लेन्स अर्थात केरल के जो है समुद्र तटीय मैदान है। तो हमने देखा गुजरात प्लेन्स, इनको काठियावाड़ प्लेन्स भी कहते हैं क्योंकि अधिकांश हिस्सा काठियावाड़ का है। और उसके अलावा जो समुद्र ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, गोवा में, इनको कोंकण प्लेन्स कहा, कर्नाटक में कन्नड़ प्लेन्स हुए और केरल में मालाबार प्लेन्स हुए। आपने चारों को देख रखा है। पहला ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आइए सबसे पहले गुजरात प्लेन्स को देखते हैं। ये जो है रन ऑफ कच्छ से शुरू होते हैं और काठियावाड़ तक जाते हैं, इसीलिए इसको जो है काठियावाड़ प्लेन्स भी कहते हैं। अर्थात सौराष्ट्र से शुरू होकर सूरत तक इनका एक्सटेंशन, इनका विस्तार है। और इसी विस्तार में हमको सर क्रीक, कोरी क्रीक, गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ देखने को मिलते हैं। ये क्या है अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। तो पहले बात आप समझ लीजिए, गुजरात के जो समुद्र तटीय मैदान है वो रन ऑफ कच्छ से, कच्छ के जो रण है वहां से काठियावाड़ के क्षेत्र तक जाते हैं। और अगर एग्जैक्ट कहें तो सौराष्ट्र से सूरत तक। इसी क्षेत्र में हमको सर क्रीक, कोरी क्रीक और खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी ये देखने को मिलती है। और इस प्लेन में जो नदियां बहती हैं वो काफी मध्य भारत से जो बड़ी नदियां हैं वो नर्मदा आके मिलती है, ताप्ती मिलती है, माही और साबरमती। ये 4 नदियां इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आकर के अरब सागर में मिल जाती है। अब जो मैंने आपसे कहा था सर क्रीक और कोरी क्रीक, तो ये जो समुद्र के किनारे का हिस्सा होता है तो कुछ क्षेत्रों में जो समुद्र का पानी है वो नदियों के शक्ल में अंदर तक घुस जाता है। ये देखिए, ये समुद्र का जो पानी है ये अंदर तक चला जा रहा है। आपको लगेगा कि कोई नदी अंदर से बाहर की ओर आ रही है, लेकिन है जस्ट उल्टा। क्या है कि समुद्र का पानी अंदर जा रहा है, इसी को हम क्रीक कहते हैं। और इसमें ये देखिए, जो ये वाली जो जगह है इसको कहा गया कोरी क्रीक, ये अंदर जा रही है जगह। और जो ये वाली जगह है इसको कहते हैं सर क्रीक। ये जो सर क्रीक रेखा है ये भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन का कार्य करती है और जो हमारे जो समुद्र हैं उनको 2 भागों में बांटती है। जो आप इधर हरा पोर्शन देख रहे हैं ये पाकिस्तान का सिंध इलाका है और जो इधर सफेद दिख रहा है ये भारत में कच्छ का रण है। और ये जो सर क्रीक जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान भी क्लेम करता है और इंडिया भी क्लेम करता है ये इस समय इंडिया के कब्जे में। और अभी हमने आपको गल्फ ऑफ कच्छ बताया था, गल्फ ऑफ खंभात बताया था, अर्थात कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। तो वो पोर्शन जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा रहता है और किसी एक तरफ से ओपनिंग रहती है और समुद्र का पानी उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है, उसको गल्फ कहते हैं। और अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो उसको बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो ये है गल्फ ऑफ खंभात, जो ये हमारा गुजरात है, ये आप देख रहे होंगे गुजरात। ये सर क्रीक रेखा है और ये हमारा काठियावाड़ का रीजन है और यहां से सौराष्ट्र शुरू होता है। तो गल्फ ऑफ कच्छ ये है, कच्छ की खाड़ी, जो ये वाला पोर्शन है, और खंभात की खाड़ी ये वाला पोर्शन है। अब आप समझ गए होंगे कि सर क्रीक रेखा, कोरी क्रीक, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात ये कौन सा रीजन है। अब आइए शुरू करते हैं कोंकण प्लेन्स। जो हमारे कोंकण के समुद्र तटीय मैदान है ये दमन से शुरू होते हैं, दमन दीव, और गोवा तक जाते हैं। और दमन के बाद पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा। ये महाराष्ट्र और गोवा में जो है फैले हुए हैं और इनकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। अगर इन चारों में बात करें तो सबसे लंबे कोंकण प्लेन्स ही हैं। और यहीं से जो थाल घाट और भोर घाट है, जो दर्रे हैं पश्चिमी घाट को पूरा जाने के लिए, उनका रास्ता यहीं से होके जाता है। कहां से? कोंकण प्लेन से। और ये जो लेंथ ऑफ प्लेन्स है ये लगभग 500 के आसपास है
और इनकी जो चौड़ाई है वो 50 से 80 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया कि जो बीच का हिस्सा है वो काफी सकरा है। और ये चूंकि यहाँ पे मैंने आपको अपने पश्चिमी घाट वाले लेक्चर में बताया कि मानसूनी जो आता है पश्चिमी समुद्र से, अरेबियन सागर से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, पश्चिमी घाट उनसे खूब जबरदस्त बारिश करवाता है। इसलिए यहाँ पे साल और सागौन के जो पेड़ हैं वो बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे आइलैंड हैं, छोटे बड़े। और यहां तक कि जो मुंबई है, किसी जमाने में वो भी एक आइलैंड ही था। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद जो एक छोटा सा जो भूमि का इलाका है वो समुद्र से ऊपर उठा, और वहां से जो मुंबई और जो भारत की मुख्य भूमि है उसके बीच में एक रास्ता मिल गया जो उठी हुई भूमि थी। और जब तक वो रास्ता नहीं उठा हुआ था तब तक मुंबई एक जो है द्वीप ही था। अगला जो टुकड़ा है इसका वो है कन्नड़ प्लेन्स, कन्नड़ समुद्र तटीय मैदान। ये कहां से है? गोवा से मंगलौर तक, अर्थात पूरा कर्नाटक जो है वो इसके अंतर्गत आता है। करीब 225 किलोमीटर की चौड़ाई है। और कोंकण प्लेन की तरह ये भी एक काफी सकरी पट्टी है, लेकिन कई छोटी छोटी नदियां इस इलाके में बहती हैं, इसलिए यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ है। और इस पूरे लेक्चर का जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि इसी कन्नड़ प्लेन में जोग जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये सारावती नदी पर बना हुआ है। ये कम से कम 10 बार जो है पीसीएस, आरओ और अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है। कभी तो पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो जोग जलप्रपात। और कभी कभी पूछा गया है कि ये किस नदी पर है, तो सारावती नदी पर। अब आइए अगला जो आखिरी टुकड़ा है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, वो देखते हैं। ये मालाबार प्लेन्स, अर्थात जो केरल के समुद्र तटीय मैदान है उनको कहते हैं। भले इसमें कहते केरल तक है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी चला जाता है। तो ये मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक इनकी लंबाई है लगभग 500 किलोमीटर। और ये जो वो वाला पोर्शन है मिडिल वाला, अर्थात कोंकण और कन्नड़ का जो समुद्र तटीय मैदान है उसकी तुलना में ज्यादा चौड़े हैं। ये करीब 96 या 100 किलोमीटर के आसपास इनकी चौड़ाई है। और इसमें बड़ी भारी मात्रा में लगून और बैक वाटर्स मिलते हैं। ये जो यहाँ का तट है ये इतना कटा फटा है कि यहाँ बहुत से लगून और बैक वाटर्स के मिलते हैं। बैक वाटर्स भी हम अभी आपको बताते हैं और लगून भी बताते हैं। और क्यों है? क्योंकि इनका जो समुद्र तल से जो इनकी ऊंचाई है इस तट की वो काफी कम है। ये काफी इनका जो समुद्र तल से ऊंचाई काफी कम है, लो लाइंग एरिया है। बैक वाटर को यहाँ की स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल का मतलब कुछ नहीं, बैक वाटर है। बैक वाटर का मतलब है कि समुद्र का पानी जब जो गहरी सकरी जगहों से होकर के और वापस मुख्य भूमि में घुस जाता है तो उसको बैक वाटर कहते हैं। ये एक चित्र है लगून का। ये बीच में समुद्र का पानी देखिए भरा हुआ है, खारा पानी, इसी को लगून कहते हैं। ये दो प्रकार से बन सकता है। एक तो इस प्रकार से बन सकता है कि ये पत्थर और जो धूल है ये चारों तरफ है, और जब ज्वार आएगा तो समुद्र का पानी इसमें इंटर कर जाएगा, मिल जाएगा, और जब ज्वार वापस चला जाएगा, भाटा हो जाएगा, तो ये फिर से खुल जाएगा ये जो लैंड है। और ये एक इनक्लोज्ड जो है जल वाटर बॉडी दिखाई देगी, लेकिन इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सी वाटर ही है। इसको लगून कहते हैं। इसके अलावा अगर यहां से कोई एक छोटी सी ओपनिंग हो जाती, इसी में अगर कोई एक छोटी सी ओपनिंग हो जाती, कोई हल्की सी, और समुद्र का पानी और इसका पानी लगातार आपस में मिलता रहता बिना ज्वार भाटे के, तो भी इसे लगून ही कहा जाता। तो ये लगून था। और बैक वाटर मैंने आपको बताया कि किसी सकरी जगह से जब समुद्र का पानी लगातार अंदर की ओर प्रवेश करता रहता है मेनलैंड की ओर, तो उसे बैक वाटर कह देते हैं। लगून क्या है? मैंने आपको बताया 3 साइडेड इंक्लोज्ड एरियाज वेयर सी वाटर इंटर्स इनटू।
जहां पर समुद्र का पानी लगातार प्रवेश करता रहता है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी जो लगून झील है उसका नाम है वेम्बनाड लेक। याद रखिएगा नाम, वेम्बनाड लेक भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। और इस प्लेन में जो ये वेस्टर्न प्लेन है, अर्थात जो ये मालाबार प्लेन्स हैं, इनमें मोनोजाइट, जिरकॉन और थोरियम, ये महत्वपूर्ण खनिज बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। तो हमने इसमें देखा वेस्टर्न प्लेन में कि हमारे वेस्टर्न प्लेन कहां पर है, इनकी लोकेशन देखी, उसके बाद मैप में इनको देखा और इनको 4 भाग में डिवाइड किया, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। फिर इन चारों को अलग अलग मैप में देखा और चारों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो हमारे पूर्वी तटीय मैदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, अगर ये हमारा लेक्चर, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।